कॉन्स्टिट्यूशनल और लेबर लॉ का सवाल है जो अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने आने वाला है और इस बार इस सवाल को डिसाइड करने के लिए कोर्ट एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठा रही है जो 2026 में सुप्रीम कोर्ट का पहला 9 जज मैटर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत अपने 100 डेज एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में पूरे कर चुके हैं। कई सारे प्रोमिसेस और होप्स देने के बाद उनकी लीडरशिप में ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जो काफी ज्यादा चर्चा में आ रहा है। ऐसा क्यों है और इसका इम्पैक्ट सिटीजन्स पर कैसा पड़ेगा, आइए जानते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। दर्शकों, ये केस सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी नहीं है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के करोड़ ऑफ वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, एनजीओ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पर पड़ सकता है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री की डेफिनेशन चेंज होती है तो लेबर प्रोटेक्शंस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेमेडीज और वर्कर्स के राइट्स का पूरा फ्रेमवर्क शिफ्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है कि 17 मार्च 2026 से एक 9 जज बेंच स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस जयबीर सिंह रेफरेंस पर हियरिंग शुरू करेगी। ये हियरिंग 17 और 18 मार्च को होगी और उसमें कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या 1978 का हिस्टोरिक प्रेसिडेंट जो 7 जज बेंच ने दिया था, बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस आर राजप्पा, अब भी सही लॉ है या नहीं। इस मैटर को रिसेंटली एक बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने लिस्ट किया, जिसमें जस्टिस जयमल्ल्या बागची एंड जस्टिस वीएम पंचोली भी शामिल थे। बेंच ने पार्टीज को डायरेक्शन दिया कि वो अपनी रिटन सबमिशंस अपडेट करें या नए सबमिशंस फाइल करें। कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आर्गुमेंट्स मार्च में ही कंक्लूड करने का प्लान है। बेंच ने कुछ क्रूशियल लीगल क्वेश्चंस भी फ्रेम किए। कोर्ट ने कहा, वेदर द टेस्ट लेड डाउन इन द बैंगलोर वाटर सप्लाई केस determine correctly whether an undertaking or enterprise falls within the definition of industry। कोर्ट एक और इम्पोर्टेंट इशू को एग्जामिन करेगा, क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अंडर जो डेफिनेशन है उस पर बाद में आए अमेंडमेंट्स और न्यू लेबर कोड्स का कोई लीगल इम्पैक्ट पड़ता है। बेंच ने स्पेसिफिकली पूछा, whether the Industrial Disputes Amendment Act 1982 which has not seemingly come into force and the Industrial Relations Code 2020 have any impact on the interpretation of the expression industry। एक और मेजर क्वेश्चन है, क्या गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स और डिपार्टमेंट्स को भी इंडस्ट्री माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा, whether social welfare activities and schemes undertaken by government departments or instrumentalities can be construed as industrial activities under section 2J of the Industrial Disputes Act। ये लीगल डिबेट समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। इंडियन लेबर लॉ का एक सेंट्रल स्टैच्यू है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इस लॉ का पर्पस है एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच डिस्प्यूट्स को रेगुलेट करना और वर्कर्स को प्रोटेक्शन देना। इस एक्ट के सेक्शन 2J में इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है और इसी डेफिनेशन पर सालों से लीगल कंट्रोवर्सी चल रही है। 1978 में सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बेंच ने बैंगलोर वाटर सप्लाई केस में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। ये जजमेंट जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर के इन्फ्लुएंशियल रीजनिंग पर बेस्ड था। कोर्ट ने एक फेमस ट्रिपल टेस्ट डेवलप किया था जिससे डिसाइड किया जाता है कि कोई इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री है या नहीं। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन को इंडस्ट्री माना जाएगा। फर्स्ट, सिस्टमैटिक एक्टिविटी, सेकंड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉपरेशन, थर्ड, गुड्स और सर्विस, प्रोडक्शन और सप्लाई। इस रीजनिंग के बेसिस पर कोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत वाइड है। जजमेंट में कहा गया कि इंडस्ट्री सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग फैक्ट्रीज तक लिमिटेड नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी एम्प्लॉयज के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो भी इंडस्ट्री हो सकती है। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि लेबर लॉज को वर्कर सेंट्रिक पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करना चाहिए। जजमेंट का रीजनिंग था, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बीइंग अ वर्कर ओरिएंटेड स्टैच्यू, इट्स कंस्ट्रक्शन मस्ट हैव द वर्कर एंड द कम्युनिटी एज इट्स कॉन्सेप्चुअल कीनोट। इसी इंटरप्रिटेशन के बाद काफी इंस्टीट्यूशंस जैसे हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, चैरिटीज और एनजीओ भी इंडस्ट्री के स्कोप में आ गए। इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये हुआ कि इन इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉयज भी लेबर कोड्स के प्रोटेक्शन के अंडर आ गए। लेकिन ये वाइड इंटरप्रिटेशन कंट्रोवर्शियल भी बन गया। कई एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट बॉडीज ने आर्ग्यू किया कि बैंगलोर वाटर सप्लाई जजमेंट ने डेफिनेशन को अननेसेसरली एक्सपैंड कर दिया है। इसीलिए एयर्स लेटर में डिफरेंट बेंचेस के जजमेंट्स में कंफ्लिक्टिंग व्यूज आने लगे। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वर्सेस जगन्नाथ मारुति कोंदरे केस में डिसाइड किया कि सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट भी इंडस्ट्री है। कोर्ट ने कहा कि अगर डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी कर रहा है तो वो इंडस्ट्री के क्राइटेरिया मीट करता है। लेकिन 2001 में एक दूसरे जजमेंट ने ऑपोजिट व्यू लिया। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस प्रथम सिंह नरसिंह परमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि सोशल फॉरेस्ट्री एक्चुअली वेलफेयर स्कीम है और इसी ये इंडस्ट्री नहीं है। इस कॉन्ट्राडिक्टरी जूरिस्प्रूडेंस ने लॉ को कंफ्यूज बना दिया। इसी कंफ्यूजन के चलते 2005 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने मैटर को लार्जर बेंच को रेफर कर दिया। रेफरेंस केस था स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस जयबीर सिंह। बेंच ने ऑब्जर्व
ऑब्जर्व किया कि बैंगलोर वाटर सप्लाई जजमेंट की वजह से लेबर कोर्ट्स में केसेस का एक्सप्लोजन हो गया है। कोर्ट ने कहा, प्रेसिंग डिमांड्स ऑफ द कंपीटिंग सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज एंड द हेल्पलेसनेस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन ब्रिंगिंग इनटू फोर्स द अमेंडमेंट एक्ट कंपेल अस टू मेक दिस रेफरेंस। बेंच ने ये भी नोट किया कि 1982 में पार्लियामेंट ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को अमेंड करने की कोशिश की थी ताकि डेफिनेशन नैरो हो सके, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो अमेंडमेंट कभी ऑफिशियली नोटिफाई नहीं हुआ। इसीलिए टेक्निकली लॉ अब भी 1978 के प्रेसिडेंट पर ही ऑपरेट करता है। 2017 में फिर एक 7 जज बेंच ने डिसाइड किया कि इशू को 9 जज बेंच को रेफर किया जाना चाहिए, क्योंकि बैंगलोर वाटर सप्लाई जजमेंट भी 7 जज बेंच का था। अब फाइनली 2026 में ये 9 जज बेंच हियरिंग होने जा रही है। इस केस का इम्पैक्ट सिर्फ लेबर लॉ तक लिमिटेड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से भी लिंक्ड है। 1978 जजमेंट ने अपनी रीजनिंग में आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रेफरेंस दिया था। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर्कर्स के वेलफेयर और सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं। कोर्ट ने तब कहा था कि लेबर लॉ इंटरप्रिटेशन को इन कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स के साथ अलाइन होना चाहिए। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि बैंगलोर वाटर सप्लाई जजमेंट ने स्टेट के वेलफेयर फंक्शंस को भी इंडस्ट्री बना दिया। इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी लेबर डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट एक और इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्ट्रिन एग्जामिन करेगा, डोमिनेंट नेचर टेस्ट। इस टेस्ट का मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एक्टिविटीज इंडस्ट्रियल हैं और कुछ नहीं, तो उसका प्री डोमिनेंट कैरेक्टर देखा जाएगा। अगर मेन एक्टिविटी इंडस्ट्रियल है तो ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री मानी जाएगी। साथ ही कोर्ट एक और डॉक्ट्रिन को एग्जामिन करेगा, सिवरेबिलिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का एक स्पेसिफिक यूनिट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहा है तो क्या उस यूनिट को सेपरेट इंडस्ट्री माना जा सकता है। ये क्वेश्चन भी क्रूशियल है क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में मिक्स फंक्शंस होते हैं। इस हियरिंग में एक और लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट एड्रेस होगी, क्या लिबरल प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स और लॉयर्स इंडस्ट्री के स्कोप में आते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट डेफिनेशन नैरो करता है तो हो सकता है कि ऐसे प्रोफेशंस लेबर लॉ फ्रेमवर्क से बाहर हो जाएं। अगर कोर्ट 1978 प्रेसिडेंट को रीअफर्म करता है तो एग्जिस्टिंग वाइड कवरेज कंटिन्यू रहेगी। इसीलिए ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयर्स दोनों इस केस को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। एम्प्लॉयर्स का आर्गुमेंट है कि वेलफेयर और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स को इंडस्ट्री बनाना प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्रिएट करता है। वहीं वर्कर ग्रुप्स का कहना है कि अगर डेफिनेशन नैरो हो गई तो लाखों एम्प्लॉयज लेबर लॉ प्रोटेक्शन लूज कर सकते हैं। और शायद इसी हियरिंग के बाद फाइनली ये डिसाइड हो जाएगा कि इंडियन लेबर लॉ में इंडस्ट्री का एक्चुअल मीनिंग क्या है और कौन कौन उसके अंडर आता है। आपको क्या लगता है? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस।